तो अब हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं प्रोडक्शन में, जिसका नाम है मेटल रिमूवल प्रोसेसेज, है ना। मेटल रिमूवल प्रोसेसेज। अभी तक हम लोग जो वेल्डिंग है या कास्टिंग है, ठीक है, मेटल का सबसे पहला जो फॉर्मेशन होता है, जो हम लोग एज ए कि उसको मटेरियल को, कोई भी मेटल को हम ओर के रूप में प्राप्त करते हैं और फिर उसे डिफरेंट प्रोसेस से उसको प्यूरिफाई करके उसमें से हम मेटल को प्राप्त करते हैं, ठीक है। वो हमारा रॉ मटेरियल होता है और उसको फिर हम लोग जो है कास्टिंग करते हैं। सबसे फर्स्ट फॉर्मेशन प्रोसेस जो किसी भी एलिमेंट्स का होता है वो उसका कास्टिंग होता है। कास्टिंग भी होता है या फिर कास्टिंग के बाद जो है एक और प्रोसेस होता है फॉर्मिंग, ठीक है। तो कास्टिंग में है कि हम मेटल को पिघला देते हैं, वो लिक्विड स्टेट में उसको चेंज कर देते हैं, फिर हमको जिस शेप का हमें एलिमेंट चाहिए उस शेप का हम कैविटी तैयार करके और फिर उसमें हम लिक्विड मेटल को फिल करके सॉलिडिफाई होने देते हैं। और वो सॉलिडिफाई होने के बाद वो हमें उस शेप में एलिमेंट जो है हमें प्राप्त होता है, ठीक है। उसके बाद कोई कोई एलिमेंट होता है जिसमें हमको फॉर्मिंग प्रोसेस करना रहता है। फॉर्मिंग एक तरह का कोल्ड वर्किंग प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग या हैमर से हैमरिंग करके या सिंपली हम लोग मशीन टूल्स से उसको बेंड करना, है ना, उसको बेंड करना या फिर उसको किसी भी शेप में ढाल देना। अब जैसे एक वायर है और इस वायर को हम लोग ऐसे टूल लगा के इसको मोड़ के हम लोग एक यू शेप में बना दिए, है ना। तो ये एक कोल्ड वर्किंग प्रोसेस हो गया कि इसको हम बिना हीट किए हुए, बिना अगर हीट भी करना पड़े तो इतना ना कि उसकी मेल्टिंग पॉइंट तक हम हीट करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो बिना मेल्टिंग पॉइंट से अगर लोअर तक ही हीट करके और फिर उसको हम लोग बाय मशीन टूल के इस्तेमाल से फोर्स लगा के, प्रेशर लगा के उसको हम डिफरेंट डिफरेंट शेप में फॉर्म कर देते हैं, तो वही प्रोसेस मेटल फॉर्मिंग कहलाता है। तो कोई भी एलिमेंट जो हमें कास्टिंग से प्राप्त होता है उसको हम लोग फॉर्मिंग की जरूरत होती है, तो फिर हम उसको फॉर्मिंग करते हैं। लेकिन लास्टली जो है हमको, जब हम फिनिशिंग कोई भी एलिमेंट को अगर हम फिनिश करने के लिए जाते हैं तो हमको कहीं ना कहीं मेटल रिमूवल जो प्रोसेस है ना, या फिर इसको हम लोग मेटल कटिंग भी कहते हैं, कि यहाँ पर हमको इस प्रोसेस से गुजरना ही पड़ता है, क्योंकि कास्टिंग में भी हमारा एग्जैक्ट शेप, साइज और सरफेस फिनिश नहीं मिलती है, फॉर्मिंग में भी मिलती है, लेकिन इसमें भी कहीं ना कहीं हमको कुछ ना कुछ कमी रहती है या फिर हमें मेटल कटिंग की जरूरत पड़ती ही है। तो इवन हम बोले कि लगभग जितने भी एलिमेंट्स, चाहे मैकेनिकल एलिमेंट्स हम लोग प्रोडक्शन यूनिट में हम तैयार करते हैं, वो कहीं ना कहीं मेटल कटिंग से होके गुजरता ही है। और इसलिए मेटल कटिंग जो है प्रोडक्शन का एक बड़ा पार्ट भी है और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है। और इससे जो है कंपटीशन में काफी क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं। और ये मतलब अगर इसको सीरियसली पढ़ा जाए और लगातार रेगुलर पढ़ा जाए तो ये बहुत ही इजी चैप्टर भी है, ठीक है। तो अब है कि मेटल कटिंग या मेटल रिमूवल प्रोसेस क्या है। तो कह रहा है कि ये एक मशीनिंग ऑफ मटेरियल इज एडॉप्टेड। कोई भी मटेरियल का जो हम मशीनिंग प्रोसेस करते हैं, है ना, यानी कि उसमें हम मेटल को रिमूव करते हैं, इसका नाम ही है मटेरियल रिमूवल प्रोसेसेज। मतलब क्या हो गया कि इसमें हम जो एलिमेंट कास्टिंग या फॉर्मिंग से तैयार करते हैं उसको हम थोड़ा बहुत उसमें कटिंग करते हैं, कुछ मटेरियल को उसमें से रिमूव करके तब जा करके हमें क्या मिलती है, हायर सरफेस फिनिश मिलती है, क्लोज टॉलरेंस मिलता है, और कोई भी कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिक शेप है तो उसको भी हम मेटल कटिंग या मेटल रिमूवल प्रोसेस के थ्रू हम प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें कई तरह के मशीन की जरूरत होती है, हर तरह के मशीन का अलग अलग फंक्शन होता है। अब हमें कोई भी एलिमेंट को तैयार, अब मान लीजिए हमको गियरे अगर हम किसी प्रोडक्शन यूनिट में तैयार कर रहे हैं, तो अब गियर को बनाने के लिए, अब जैसे ये हमारा एक गियर का शेप जो होता है वो एक सर्कुलर व्हील के ऊपर क्या बना हुआ रहता है, यहाँ पर टूथ बना हुआ रहता है ना, ये इस तरह का फॉर्मिंग रहता है। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इसको हम लोग एज ए कास्टिंग से ढाल लेते हैं। तो कास्टिंग से हम लोग एक बड़ा सा सर्कुलर ब्लॉक प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है।
और इसके बाद फिर कहीं ना कहीं हमें यहाँ टूथ बनाने के लिए फिर हमें मेटल कटिंग के पास आना ही पड़ता है, और तब जा करके यहाँ पर हम लोग जो है तो इससे टूथ तैयार करते हैं। फिर कहीं पर होल करने का जरूरत आया, जैसे कि गियर गियर को हमें किसी शाफ्ट के ऊपर अटैच करना है, तो इसमें हम लोग यहाँ पर होल भी रखते हैं, तो होल करना हो गया। तो ये सब क्या है, मशीनिंग प्रोसेस है कि इसमें हम मटेरियल को रिमूव करके और तब जा करके हम जो चाह रहे हैं, जो हमारा डिजायर है, वो हम प्राप्त करते हैं। ठीक है, तब जाके हमको सरफेस फिनिश, क्लोज टॉलरेंस मतलब ये हो गया कि जैसे अब हमको मान लीजिए कि 10 mm का कोई हमको क्या चीज 10 mm का कटिंग करना है, या फिर कोई एग्जैक्ट शेप में मतलब 10 mm में चाहिए, है ना। तो हम जब उसको जैसे डायमीटर है, अगर कोई शाफ्ट का है कि हमको 10 mm डायमीटर चाहिए, लेकिन जब हम उसको कटिंग करने जाते हैं तो आजकल हमारे पास मैनुअल ऑपरेशन एंड ऑटोमेटिक ऑपरेशन, ठीक है। अब तो अनकन्वेंशनल भी है, उसके बाद जो है न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन भी है, जिसमें हमारा यही सीएनसी डीएनसी ये सब आ जाता है ना। एफएमएस हो गया, है ना। उसके बाद कैड हो गया, कैम हो गया, है ना। ये सब कई तरह का हमको आजकल हायर टेक्नोलॉजी का, जहां पर कंप्यूटराइज सिस्टम से हम यूज करके उसके टॉलरेंस को और भी हम नियर लाते हैं, कम करते हैं, है ना। तो अगर हमको 10 mm का शाफ्ट बनाना है, तो जब हम कटिंग करने जाते हैं तो देखते हैं कि ये 10.003 mm इतना बन गया, या फिर मान लीजिए 9.9998 mm इतना बन गया, है ना। जो कि ये एक क्या है, टॉलरेंस है, यही जो रेंज हो गया है एकदम 10 के नजदीक ही, लेकिन एग्जैक्ट 10 नहीं है, कुछ लोअर कुछ हायर, ये क्लोज टॉलरेंस हो गया। तो जितना हमारा स्किल अच्छा होगा, जितना हम कंप्यूटराइज मतलब हम कटिंग करेंगे, उतनी हमें क्लोज टॉलरेंस मिलेगी। साथ में कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिक शेप, कहीं पर हमको होल करना पड़ गया, कहीं पे कट करना पड़ गया, तो सब में जो है हम मशीनिंग प्रोसेस का डिफरेंट डिफरेंट मशीन है जिसका यूज करके हम अपने एलिमेंट्स को फाइनली तैयार करते हैं। ठीक है, तो यानी ऑलमोस्ट ओवरऑल कहने का मतलब ये हो गया कि कोई भी ब्लॉक हो, कोई भी एलिमेंट्स हो, अगर हम उसको लास्ट फिनिशिंग ऑपरेशन दे रहे हैं तो हमें मशीनिंग की जरूरत वहां पड़ती ही पड़ती है। ठीक है, तो कुछ यहाँ पर वेरियस मटेरियल रिमूवल प्रोसेस जो मशीन है, कुछ मशीन है जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं इस मटेरियल रिमूवल प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए। वो जनरली है जैसे कि टर्निंग मशीन, अगर हमको कहीं टर्निंग करने की जरूरत आया तो वो टर्निंग मशीन, जैसे एग्जांपल हो गया लेथ, लेथ एक क्या है, टर्निंग मशीन है, और भी बहुत सारा इस पर ऑपरेशन होता है ना। लेकिन ये एक टर्निंग मशीन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद है सेकेंड ड्रिलिंग मशीन, बोरिंग मशीन, मिलिंग मशीन, ग्राइंडिंग मशीन, शेपिंग एंड प्लेनिंग मशीन, गियर कटिंग मशीन, सॉइंग मशीन, है ना। और अनकन्वेंशनल मशीनिंग जो करने वाला अनकन्वेंशनल मशीनिंग मशीन होता है, ब्रॉचिंग मशीन होता है, और भी कई तरह का मशीन जो कि हम वर्कशॉप में देखते हैं और हमारे प्रोडक्शन यूनिट में अवेलेबल होता है, जहाँ पे हमको डिफरेंट डिफरेंट जो है सब मशीनिंग में जितने भी यहाँ पर मशीन है सबका अलग अलग फंक्शन है, और हमें जब जो जिस तरह की कटिंग करने की जरूरत होती है उस तरह के मशीन पर हम अपने जॉब को ले जाते हैं और फिर ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ बात आती है कि मशीन कोई भी हो, यहाँ पर जितने भी मशीन है, मशीन कोई भी हो, उसमें जो जरूरत होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट जो एक पार्ट होता है ना, वो है कटिंग टूल्स। ठीक है, कटिंग टूल्स जो है वो कोई भी मशीन होता है, मशीन में तो सिंपल चीज है कि हम या तो आज आजकल इलेक्ट्रिक मोटर है, या फिर हम लोग कोई आईसी इंजन भी लगा देते हैं, तो हम उसके मैकेनिज्म के थ्रू हम जो है अपना रोटेशनल को लीनियर, लीनियर को रोटेशनल, है ना, इस तरह के मैकेनिज्म के थ्रू हम उसको चेंज करते हैं। लेकिन जो फाइनली जो हमारा एग्जैक्ट जहां पर वर्क होता है, जहां पर हमारा पर्पस है मटेरियल को रिमूव करना, तो रिमूव करने के लिए जो रोल होता है वो सबसे बड़ा रोल होता है कटिंग टूल्स का।
है ना, कि एक सही कटिंग टूल्स अगर रहेगा, है ना, और मतलब एग्जैक्ट मतलब जिस तरह का हम कटिंग करना चाह रहे हैं उस तरह का टूल्स का हम अलग अलग मशीन में इस्तेमाल करते हैं। तो कटिंग टूल्स को अगर हम क्लासिफाइड करें तो इसको दो भाग में हम क्लासिफाइड करते हैं। एक होता है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स, दूसरा होता है मल्टी पॉइंट कटिंग टूल्स। नाम से ही क्लियर है कि सिंगल पॉइंट कटिंग टूल जिसके पास एक कटिंग एज होगा, कि वही एक पॉइंटेड टूल होगा जहां पर एक कटिंग एज होगा, है ना। कटिंग एज एक ही होगा लेकिन उसको सपोर्ट में एक दो एज और हो सकता है, ठीक है, जो हम आगे समझेंगे। लेकिन मल्टी पॉइंट कटिंग टूल में जो नंबर ऑफ कटिंग एज ही जो होता है वो मोर देन वन होता है, एक से ज्यादा कटिंग एज होता है, जिसमें एक साथ जो है सब कटिंग एज जो है उसको काटते रहता है ना। जैसे हम एग्जांपल ले ले तो मिलिंग मशीन का, मिलिंग मशीन में जो है जो हमारा कटर इस्तेमाल होता है जिसमें ढेर सारा जो है क्या रहता है, कटिंग एज रहता है। तो वो मिलिंग मशीन का जो टूल है वो जब वो हमारा रोटेट करता है तो वो एक साथ उसका कई सारा कटिंग एज जो है मेटल को रिमूव करते रहता है। तो वैसा कटिंग टूल मल्टी पॉइंट कटिंग टूल्स कहलाएगा, ठीक है। तो हम लोग पहले चर्चा करते हैं यहाँ पर टर्मिनोलॉजी ऑफ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स के ऊपर, कि सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स में कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी है जिसको हमें समझना जरूरी है, और ये इम्पोर्टेंट है मेटल कटिंग जब हम करने जा रहे हैं तो इन टर्मिनोलॉजी के बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए। तो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का जो सबसे इम्पोर्टेंट और जो एक टर्म है वो है एक रेक एंगल, ठीक है। तो रेक एंगल किसको कहते हैं, तो रेक एंगल है कि इट इज द एंगल बिटवीन द फेस ऑफ द टूल, ये फेस टूल का फेस जिसको कि रेक फेस कहा जाता है, एंड द नॉर्मल टू द मशीनिंग डायरेक्शन, और मशीनिंग जिधर हो रहा है उसके नॉर्मल से रेक फेस जो है जितना एंगल बनाता है वही उसका रेक एंगल कहलाता है ना। इसको हम लोग एक फिगर के रूप में फिगर में देखते हैं कि रेक एंगल क्या है। जैसे कि ये हमारा सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स है ना। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स का ये जो पार्ट है ये कहलाता है सैंक, ठीक है, ये है सैंक, याद रखेंगे। इसके बाद जो है ये हमारा कटिंग एज है, ये कटिंग एज जो है वो उसका इंड कटिंग एज कहलाता है ना। और ये जो कटिंग एज है एक हमारा साइड से भी रहता है, साइड कटिंग एज होता है। और इसके बाद जो है ये जो फेस बन रहा है, इस फेस को देखिए, यहाँ पर ये वाला जो फेस है इस फेस को हम कहते हैं फ्लैंक, ये क्या है, इंड फ्लैंक है ना। और ये वाला जो है ये इधर का जो ये एरिया है, ये एरिया ये कहलाता है साइड फ्लैंक, ये क्या हो गया यहाँ पर साइड फ्लैंक। और ये हो गया इधर का एरिया जो है ये कहलाता है इंड फ्लैंक। और ये वाला जो एरिया है यानी कि कटिंग टूल्स का जहां पर कटिंग एज है और यहाँ पर टॉप सरफेस में जो हमको दिख रहा है ये वाला, ये एरिया ही कहलाता है रेक फेस, ये क्या कहलाता है, रेक फेस कहलाता है, ठीक है। तो रेक एंगल को हम लोग समझने के लिए यहाँ पर भी हमको दिया हुआ है रेक एंगल दो फॉर्म में, एक है बैक रेक एंगल और एक है साइड रेक एंगल। देखिए यहाँ पर ये एक एक ये जो एंगल बना रहा है ये फेस, ये हमारा एक बैक रेक एंगल हो गया। और यहाँ पर जो मतलब इस कटिंग पॉइंट से ये एज जितना झुक जाती है, ठीक है, ये यहाँ पर हमको चूंकि डायग्राम में दिखा रहा है तो ये यहाँ पर ये एंगल जो बना रहा है वही हमारा क्या है, साइड रेक एंगल है। लेकिन ये एक्चुअली जो ये फेस जो है यहाँ पर इस फेस का अगर हम लोग यहाँ से अलग से हम डायग्राम ड्रॉ करें यहाँ पर, है ना, तो देखिए ये कटिंग एज जो है वो हायर हाइट पे है और ये कटिंग एज लोअर हाइट पे है, और ये जितना मतलब इंक्लाइंड हो गया, झुक गया, ठीक है, तो वही हमारा जो है ये हो गया। मतलब ये जो कटिंग एज है ये सीधा हॉरिजेंटल नहीं रहेगा, ये थोड़ा सा क्या रहता है, इंक्लाइंड रहता है। तो वही हमारा जितना इंक्लिनेशन देगा वही उसका साइड रेक एंगल हो गया,
ठीक है, रेक एंगल को हम एक और फिगर से समझ सकते हैं। जैसे देखिए, ये है हमारा वर्क पीस, ठीक है, ये है वर्क पीस, जहां जिसको हम लोग कटिंग करते हैं वो हमारा हो गया वर्क पीस। ठीक है, ये हमारा हो गया, यहाँ से ये जो है कटिंग टूल्स हो गया। ठीक है, और इसको हम लोग कहते हैं चिप। चिप मतलब हो गया कि वर्क पीस में से जो भी हम लोग कटिंग करते हैं तो एक्स्ट्रा मेटल जो रिमूव होता है, जो भी मेटल कटिंग करते वक्त मेटल रिमूव होता है वो उसका चीप कहलाता है। ठीक है, अब ये है कि अब जब ये कटिंग एज है, ये कटिंग एज यहाँ पे क्या कर रहा है, मेटल को कट कर रहा है। तो मेटल को कट कर रहा है और यही इसका फेस जो है कहलाता है रेक फेस। और मशीनिंग का डायरेक्शन किधर है, इधर लेफ्ट साइड में है। तो मशीनिंग डायरेक्शन से नॉर्मल, तो नॉर्मल हमारा ये लाइन हो गया नॉर्मल। और इसी नॉर्मल लाइन और ये जो हमारा रेक फेस है, इसके बीच का जो ये एंगल है, ये अगर थीटा एंगल जो है, यही थीटा हमारा क्या है, रेक एंगल है। ठीक है, ये हमारा क्या है, रेक एंगल है। यहां से क्लियर हो गया होगा कि रेक एंगल थीटा है। अब देखिए कि रेक एंगल जो है, ये बेसिकली रेक एंगल में भी हम लोग बोले तो ये क्या है, किस टाइप का है, बैक रेक एंगल है। ये किस टाइप, दो तरह का भी बताया है, एक साइड रेक एंगल और एक बैक रेक एंगल। ठीक है, तो ये जो हमको दिख रहा है यहाँ पर रेक फेस, और ये नॉर्मल जो मशीनिंग डायरेक्शन से है, इसके बीच का एंगल जो है ये रेक एंगल है, जो कि एक तरह का बैक रेक एंगल है। ठीक है, साइड रेक एंगल को हम लोग यहाँ से समझ सकते हैं कि यहाँ पर देखिए, ये हमारा क्या है, कटिंग एज है, ये हमारा कटिंग एज है, लेकिन ये फेस थोड़ा सा यहाँ पर क्या है, झुका हुआ है। तो इसके बीच का ये एंगल क्या है, साइड रेक एंगल है ना। तो अब है कि रेक एंगल में क्या क्या इंपॉर्टेंस है रेक एंगल का यहाँ पर मशीनिंग के ऑपरेशन में। तो अब ये कहता है कि अगर हम रेक एंगल को बढ़ाएंगे, क्या करेंगे, अगर रेक एंगल को बढ़ाएंगे तो सबसे पहला चीज क्या होगा कि कटिंग फोर्स का जो वैल्यू है वो हमारा घट जाएगा। मतलब हो गया कि हमको कटिंग करने के लिए कम एनर्जी देना पड़ेगा। ऐसे भी लॉजिकली यहाँ पर देखिए कि जो जो यहाँ पर फिगर है रेक फेस का और रेक एंगल का यहाँ पर जो दिया हुआ है ना। अब हम लोग क्या होता है कि अगर रेक एंगल की बात करें तो ये रेक एंगल अभी जो है तो हमारा ये लाइन और ये लाइन के बीच में बन रहा है। ठीक है, अगर ये रेक एंगल बढ़ता है तो ये मान लीजिए कि ये ऐसे आ जाएगा, कटिंग टूल्स यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। तो ये अब जो है ये एंगल हमारा क्या हो गया, रेक एंगल, बढ़ा हुआ रेक एंगल अब ये हो गया। तो अब देखिए ये रेक एंगल जितना ज्यादा होगा, ये चिप को फ्लो करने में उतनी आसानी होगी, है ना। जितना रेक एंगल का वैल्यू क्या होगा, हायर होगा, चिप का फ्लो जो है उतनी इजी होगी। तो अगर चिप का फ्लो इजी होगा, और हमको जो कटिंग फोर्स जो लगाना पड़ता है टूल्स के ऊपर, वो किस लिए, तो पहला चीज है कि ये कटिंग टूल्स जो है जहां से वर्क पीस को काटना शुरू करता है, तो सबसे पहले वहां पर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होती है। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा एक वर्क पीस है, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक कटिंग टूल्स जो है यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। मान लीजिए कि ये हम लोग एक कटिंग टूल्स यहाँ पर लगा के कट कर रहे हैं, इस पर इधर हम फोर्स लगा रहे हैं। तो सबसे पहले ये क्या होगा कि ये इस जिस पॉइंट पर इस ये कटिंग टूल का जहां पर पॉइंट है, पहले इस पॉइंट को वो कंप्रेस करेगा। जब ये टूल आगे की ओर मूव करना चाहेगा तो ये पॉइंट जो है इस पॉइंट पर क्या करेगा, कंप्रेशन लगाएगा। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। ये क्या है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। आप सिंपल समझिए, हम लोग चाकू से सब्जियां काटते हैं, तो जहां पर चाकू का धार को हम शुरुआत में रखते हैं और उसके बाद हम दूसरी तरफ अपनी उंगली से उस सब्जी को हम नीचे की ओर प्रेस करते हैं, तो जहां पर देखते हैं कि जहां पर चाकू का धार है और यहाँ पर सब्जी जहां पर हम काट रहे हैं, तो यहाँ पर एक निशानी बन जाता है। मतलब हो गया कि चाकू का जो एज है उस एज का यहाँ पर निशानी बन जाता है, और वो काफी मतलब जब वो जोर से हम प्रेस कर देते हैं, उसका प्लास्टिक डिफॉर्मेशन खत्म हो जाता है, तब जाके वो कटना शुरू होता है।
इसीलिए कभी कभी जब यही सब्जी मान लीजिए सूख जाती है तो हम लोग को चाकू से जल्दी कटते नहीं रहता है, क्योंकि वो सूख गया, उसका प्लास्टिक डिफॉर्मेशन काफी ज्यादा हो बढ़ गया है। तो वही चीज यहाँ भी होता है कि जब कटिंग टूल का पॉइंट हमारा यहाँ पर वर्क पीस को टच करती है और जब ये काटने जाती है तो इस वर्क पीस का पहले जितना प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है उतना फोर्स ये पहले लेगा। जब इसका प्लास्टिक डिफॉर्मेशन जो लगने वाला जो फोर्स है उससे ज्यादा हम फोर्स लगा देंगे, तब ये चिप के रूप में कट के जो है तो ये रेक फेस पर आएगा। और ये रेक फेस पर जो है ये चिप घर्षण पैदा करेगा ये, क्योंकि ये चिप जब इस रेक फेस के ऊपर से फ्लो करेगा, यहाँ हम देख भी रहे हैं कि जो ये चिप है, ये चिप क्या कर रहा है, यहाँ पर रेक फेस को रगड़ते हुए जा रहा है। तो इस दोनों के बीच में क्या है, यहाँ पर फ्रिक्शन है। तो एक तो यहाँ पर जितना फ्रिक्शन रहेगा उतना फ्रिक्शन के बराबर हमको फोर्स लगाना पड़ेगा, और दूसरा इसका प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के बराबर फोर्स लगाना पड़ेगा। यानी कि किसी भी वर्क पीस को काटने के लिए टोटल फोर्स जो हम लगाएंगे वो उसके फ्रिक्शन फोर्स प्लस प्लास्टिक डिफॉर्मेशन फोर्स दोनों के समेशन के बराबर हमें लगाना होगा, तब जाके यहाँ कटिंग शुरू होगा। तो अब ये चिप जब यहाँ पर इस रेक फेस से ऊपर जाएगा तो ये रेक फेस में घर्षण पैदा करेगा, तो यहाँ पर हीट जनरेट होगा। हम लोग जानते हैं कि फ्रिक्शन जो है ये क्या करता है, हीट जनरेट करता है। तो आपका रेक फेस जो हो जाएगा यहाँ पर वो गर्म हो जाएगा, है ना। और अगर ये काफी जब कभी कभी ये ज्यादा गर्म हो गया तो यहाँ पर हो गया कि ये पार्शियली वेल्डिंग होने लगता है ना। यानी चिप कुछ में यहाँ पर टूल का मटेरियल चिप में जो है तो सट जाएगा और ज्वाइंट हो जाएगा, और चिप लग चुकी ये फ्लो हो रहा है तो ये ज्वाइंट टूटेगा और फिर यहाँ से क्या करेगा कि टूल के मटेरियल को ये कैरी करते हुए लेके चला जाएगा, जिससे हमारा टूल का लॉस होता है। तो हम बात कर रहे थे कि यहाँ पर अगर हम लोग रेक एंगल को बढ़ा देंगे तो क्या क्या होगा। रेक एंगल अगर हमारा इंक्रीज होती है तो चिप का फ्लो जो है वो आपको आसान हो जाएगा, चिप फ्लो इजी हो जाएगा। तो चिप फ्लो जैसे ही इजी हो गया तो हमारा कटिंग फोर्स जो है, कटिंग फोर्स वो घट जाएगा, कटिंग फोर्स क्या हो जाएगा, लोअर हो जाएगा। तो ये तीन घटना हो गया, है ना। अब ये है कि अब देखिए, एक तो हमारा यहाँ पर इस फिगर में देखिए कि ये एक हमारा इंड मतलब एज है, यानी इंड फ्लैंक है, और यहाँ पर रेक फेस है, ठीक है। रेक फेस और इंड फ्लैंक के बीच में जो ये एंगल बनता है इसको हम लोग कहते हैं लीप एंगल। और देखिए यहाँ पर यही लाइन अगर हम आगे खींच देंगे तो ये एंगल हमको बन रहा है बैक रेक एंगल बन रहा है। तो अगर हम बैक रेक एंगल को इंक्रीज करते हैं तो लीप एंगल क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो डिक्रीज करेगा तो ये जो पॉइंट है यहाँ पर कटिंग टूल का ये ज्यादा शार्प हो जाएगा, मतलब पतला हो जाएगा। तो पतला हो जाएगा तो फिर क्या होगा कि ये टिप का जो टूटने का चांस भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना। तो अगर हम बैक रेक एंगल को पहले हम लोग यहाँ पर इंक्रीज करते हैं तो फिर ये यहाँ पर लिप एंगल हमको डिक्रीज करता है, तो लिप एंगल डिक्रीज करने से चिप का फ्लो यहाँ पर आसानी से होगा। इससे हमारा कटिंग फोर्स भी क्या होगा, घटेगा, और कटिंग फोर्स घटेगा तो स्वाभाविक है कि टूल का जो लाइफ है वो हमारा क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। वो ये टूल हमको ज्यादा देर तक जो है, टूल लाइफ किसको कहते हैं, तो टूल लाइफ कहते हैं कि अभी अभी हम लोग टूल में जो है कटिंग एज बनाए हैं और एक समय तक ये कटिंग टूल का हम यूज किए, अब जो है तो ये कटिंग टूल हमारा मेटल को कट करने में सक्षम नहीं है, तो फिर हम इसको दोबारा ले जाते हैं मतलब उसके एज कटिंग एज को शार्प करने के लिए। तो इसी दो कटिंग एज मतलब इंटरवल जो हो गया टाइम का, है ना, वही उसका टूल लाइफ कहलाता है। तो टूल लाइफ पहले अगर हम बैक रेक एंगल को बढ़ाएंगे तो टूल लाइफ क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। लेकिन अगर बैक रेक एंगल एक लिमिट से ज्यादा बढ़ गया तो फिर क्या होगा, लिप एंगल बहुत घट जाएगा, और लिप एंगल घट जाएगा तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इस तरह का एक तरह का इससे पॉइंटेड टूल बन जाए, बहुत ज्यादा पॉइंट बन गया यहाँ पर शार्प। लिप एंगल यहाँ छोटा हो गया तो यहाँ पर पॉइंट शार्प बन जाएगा, यहाँ पर शार्प होने के कारण ये जो है तो वीक हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, क्योंकि इसको सपोर्ट देने वाला मटेरियल क्या हो चुका है, कम हो चुका है। आज इसमें रेक एंगल ज्यादा है, जैसे कि इसमें अगर हम बात करें
कि ये एक इंड फ्लैंक है और ये एक हमारा रेक फेस है, ठीक है। तो यहाँ पर लिप एंगल ज्यादा है तो ये ज्यादा मटेरियल इस पॉइंट को सपोर्ट दे रहा है, तो यहाँ पर जो है टूल जल्दी टूटेगा नहीं, ये टिप जल्दी टूटेगा नहीं। लेकिन जब ये बहुत ही पॉइंटेड हो जाएगा ये टिप, तो फिर यहाँ टूटने का चांस बढ़ जाती है। तो इसीलिए अगर बैक रेक एंगल को एक लिमिट से अगर हम ज्यादा बढ़ा देते हैं तो फिर टूल लाइफ जो है क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आता है कि अगर हम बैक रेक एंगल को या रेक एंगल को सिंपली कहेगा कि अगर हम इंक्रीज करेंगे तो टूल लाइफ पे क्या प्रभाव पड़ेगा, हम लोग कहेंगे कि इनिशियली रेक एंगल को बढ़ाने से टूल लाइफ जो है वो बढ़ती है, लेकिन एक लिमिट के बाद जो है फिर वो टूल लाइफ जो है घटने लगती है। तो ये हो गया आपको रेक एंगल के बारे में। और क्या है रेक एंगल में कि चिप फ्लो इजी हो जाएगा, स्ट्रेंथ ऑफ टूल टिप डिक्रीज कर जाएगा। अगर रेक एंगल को बढ़ाते हैं तो टूल का टिप का स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगा। अगला पॉइंट ये जो है हीट सर डिसिपेशन का। हाँ सर थोड़ा सा रिवाइज कर दीजिए, साउंड थोड़ा सा प्रॉब्लम कर गया बीच में। ठीक। तो यहाँ पर टूल हीट डिसिपेशन जो है वो टूल्स में वो घट जाएगा। अगर रेक एंगल को अगर हम इंक्रीज करते हैं तो यहाँ पर हीट डिसिपेशन, ठीक है, यानी कि देखिए यहाँ पर जो रेक एंगल है, अब यहाँ पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम है क्या चीज की, इस रेक फेस के ऊपर से चिप का क्या है, फ्लो है, तो दोनों के बीच में फ्रिक्शन है। यहाँ पर दोनों के बीच में क्या है, चिप और रेक फेस, ये चिप है और ये रेक फेस के बीच में फ्रिक्शन है, ठीक है। तो यहाँ हीट जनरेट करेगा, तो हम क्या चाहेंगे कि यहाँ जो हीट जनरेट कर रहा है वो जल्दी से यहाँ पर से ट्रांसफर हो जाए, ये हीट जो है इधर ट्रांसफर हो जाए, इधर हो जाए या एटमोस्फेयर में चला जाए। क्योंकि अगर यहाँ पर लगातार हीट बढ़ता रहा तो यहाँ का मटेरियल जो है, टूल का मटेरियल वो सॉफ्ट होना शुरू हो जाएगा, या तो सॉफ्ट होना शुरू हो जाएगा तो फिर वहां पर टूल जो है तो फिर ज्यादा घिसने लगेगा, टूल मटेरियल जो है वो बर्बाद होने लगेगा। तो अब हीट डिसिपेशन यहाँ ज्यादा होना चाहिए, तो जितना कम रेक एंगल होगा हीट डिसिपेशन का एरिया उतना ही ज्यादा होगा, है ना। लेकिन जितना रेक एंगल को बढ़ाएंगे, अगर हम लोग रेक एंगल को बढ़ाएंगे तो लिप एंगल यहाँ पर घटेगा, तो लिप एंगल घटेगा तो अब जो हीट डिसिपेशन एरिया है वो हमारा यही सब है, तो इस ये हीट डिसिपेशन एरिया क्या हो गया, घट गया। तो अब हीट डिसिपेशन एरिया घट जाएगा तो टूल का जो लॉस है वो बढ़ जाएगा। तो इसीलिए हम यहाँ पर अगर रेक एंगल को इंक्रीज करते हैं तो जो यहाँ पर हीट डिसिपेशन जो थ्रू टूल्स है वो आपको डिक्रीज कर जाएगा, यानी कम डिसिपेशन होगा, तो टूल लाइफ जो है वो घटने लगेगा। तो इसीलिए टूल लाइफ जो है इनिशियली इंक्रीज करेगा अप टू ए लिमिट एंड देन डिक्रीज, तब वो घट जाएगा। इसीलिए रेक एंगल का जो जनरली वैल्यू लिया जाता है वो 10 से 15 डिग्री लिया जाता है। किस लिए, अगर टूल मटेरियल हमारा टूल जो है यहाँ पर टूल हाई स्पीड स्टील का बना हुआ हो और जिस वर्क पीस को हम काट रहे हैं वो हमारा माइल्ड स्टील हो, ये माइल्ड स्टील का वर्क पीस हो और हाई स्पीड स्टील का टूल हो, तो जनरली 10 से 15 डिग्री का जो रेक एंगल है वो हम लिया जाता है टूल के ऊपर। अब है कि रेक एंगल जो है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। अब पॉजिटिव रेक एंगल किसको कहेंगे और जीरो किसको कहेंगे और निगेटिव किसको कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमको इस फिगर से यहाँ पर क्लियर होगा, है ना। ये तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो मशीनिंग डायरेक्शन का नॉर्मल ये है, ठीक है, और ये रेक फेस है, इसके बीच का जो ये एंगल बन रहा है थीटा, ये रेक एंगल हुआ। ये रेक एंगल जो है वो किस टाइप का हो गया, ये एक पॉजिटिव रेक एंगल कहलाता है। अगर इस टाइप का रेक एंगल बना हुआ है तो वो क्या कहलाएगा, पॉजिटिव रेक एंगल कहलाएगा, ठीक है। जबकि जो है यहाँ पर देखिए कि रेक फेस एकदम पैरेलल हो गया है, सीधा सीधा मतलब लाइन आ गया है ना, यानी कि ये मशीनिंग डायरेक्शन हमारा इधर है, मशीनिंग डायरेक्शन का नॉर्मल भी इधर है, यानी नॉर्मल को रेक फेस क्या कर रहा है,
दोनों नॉर्मल और रेक फेस दोनों ही एक ही लाइन पर है, तो इसको हम कहेंगे कि ये जीरो रेक एंगल है। ये क्या है? रेक एंगल यहाँ पर जीरो है ना। लेकिन अब जो है यहाँ पर अगर बढ़ गया ये, अब ये जो नॉर्मल है वो नॉर्मल यानी कि टूल में ही जा रहा है। जो मशीनिंग डायरेक्शन है उससे जो ये नॉर्मल लाइन है, तो नॉर्मल लाइन से भी अगर आगे अगर हमारा टूल ही जा रहा है, ये एंगल जो बन रहा है थीटा, तो इसको हम कहेंगे निगेटिव रेक एंगल। ये क्या है? निगेटिव रेक एंगल है। ठीक है। तो अब देखिए कि निगेटिव रेक एंगल का क्या आती है कि मतलब निगेटिव रेक एंगल से हमको देखिए कि यहाँ पर देखिए ये एंगल लीप एंगल कहलाता है, और ये जो है रेडियस, ये जो सर्कुलर अगर हम आर्क खींचेंगे तो इसको हम कहते हैं नोज रेडियस। ये क्या है? नोज रेडियस। तो नोज रेडियस का मान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अगर निगेटिव रेक एंगल है तो नोज रेडियस का मान बढ़ जाता है। तो अब हमको पूछेगा कि पॉजिटिव रेक एंगल, जीरो रेक एंगल और निगेटिव रेक एंगल, अगर तीन तरह का टूल हमारे पास है तो कटिंग फोर्स जो है तो किसमें ज्यादा लगेगा? तो कटिंग फोर्स जो है सबसे ज्यादा जो लगेगा वो आपको निगेटिव रेक एंगल में सबसे ज्यादा कटिंग फोर्स लगेगा। तो कटिंग फोर्स लगेगा, लेकिन यहाँ पर फ्रिक्शन का भी वैल्यू क्या होगा? इंक्रीज करेगा। यहाँ पर चिप और जो रेक फेस के बीच का फ्रिक्शन है वो इंक्रीज करेगा। लेकिन साथ ही जो है यहाँ पर क्या होगा कि हीट डिसिपेशन जो एरिया है, हीट डिसिपेशन एरिया जो है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पर ज्यादा एरिया उसका क्या है? हीट डिसिपेशन का है। तो हीट डिसिपेशन ज्यादा होगा तो इससे हमारा टूल का लाइफ जो है वो इंक्रीज होगा, है ना, क्योंकि वो ज्यादा हीट को ट्रांसफर कर पाएगा, तो टूल का जो लॉस है टूल मटेरियल का वो कम होगा, तो इससे टूल की लाइफ ज्यादा होगी। साथ ही क्या है, निगेटिव रेक एंगल में नोज रेडियस जो है वो काफी क्या है? ज्यादा है। नोज रेडियस बड़ा है, मतलब यहाँ पर जो ये कटिंग पॉइंट है, ये पॉइंट पर रेडियस ज्यादा होने के कारण यहाँ पर क्या हो जाएगा कि टूल में स्ट्रेंथ जो है, टूल का अगर स्ट्रेंथ की बात करें, टूल का स्ट्रेंथ जो है वो हमारा बढ़ जाएगा किस में? निगेटिव रेक एंगल में। ठीक है। तो अगर हम मान लीजिए कि मेटल कटिंग किसका कर रहे हैं, कोई ब्रिटल टाइप का अगर मटेरियल है, जैसे कि ब्रिटल में हमारा आ गया क्या क्या चीज, जैसे सेरामिक्स हो गया, है ना, सेरामिक्स हो गया, कार्बाइड हो गया, तो ये सब एक ब्रिटल मटेरियल है। अगर इस तरह का अगर हम टूल्स यूज करते हैं, सेरामिक्स कार्बाइड टाइप का टूल अगर यूज करते हैं, तो इस पर जनरली हमको निगेटिव रेक एंगल ही दिया जाता है। इससे टूल की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है ना, और मतलब हमारा कटिंग फोर्स तो बढ़ेगा, कटिंग फोर्स इंक्रीज होगा, लेकिन टूल की सेफ्टी भी होगी, टूल हमारा ज्यादा लाइफ भी देगा। तो इस तरह से हम मतलब निगेटिव रेक एंगल और ये जीरो रेक एंगल जो है जनरली हमारा ब्रास मशीनिंग के लिए एक एग्जांपल के रूप में कभी पूछ देता है। तो ब्रास का मशीनिंग के लिए जनरली जीरो रेक एंगल यूज करते हैं, और जनरली जो हमारा डक्टाइल मटेरियल का अगर हम लोग मशीनिंग कर रहे हैं तो उसमें हम लोग पॉजिटिव रेक एंगल का यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो ये रेक एंगल के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट है। रेक एंगल को हम यहाँ पर एक ग्राफ के थ्रू भी यहाँ दिखाए हैं कि एक टूल लाइफ है और यहाँ बैक रेक एंगल के बीच में ग्राफ बनाए, जिसमें हम इनिशियली बैक रेक एंगल जो है बढ़ रहा है तो टूल लाइफ भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। लेकिन एक पॉइंट पे आके ये टूल लाइफ मैक्सिमम होगा, अगर उससे ज्यादा अगर एंगल हम लोग बढ़ा दिए तो फिर ये टूल लाइफ क्या होगा? घटने लगेगा। तो अगला पॉइंट है कि ए टूल विथ निगेटिव रेक एंगल इज मोर स्ट्रॉन्गर बट इन इंक्रीजेस कटिंग फोर्स दैट दिस इज यूज्ड फॉर ब्रिटल टूल मटेरियल लाइक सेरामिक्स, कार्बाइड ईटीसी। जीरो रेक एंगल का यूज हम लोग ब्रास मशीनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये रेक एंगल था जो कि एक इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, वो कटिंग टूल्स में हम लोग पढ़ लिए। अब है साइड रेक एंगल। साइड रेक एंगल क्या है कि इट इज द एंगल बिटवीन रेक फेस, ये रेक फेस हो गया, है ना, जो रेक फेस है और उसमें जितना हमारा ये प्लेन झुका हुआ रहेगा, यानी कि ये जो एरिया है, ये एरिया
ये टॉप हायर पोजीशन पर है ना, और ये थोड़ा सा इंक्लाइंड पे ये लाइन है, तो जितना ये एंगल झुका हुआ है इसको हम यहाँ से देख सकते हैं कि ये इतना झुका हुआ है, तो यही एंगल उसका क्या कहलाता है, साइड रेक एंगल कहलाता है ना। तो साइड रेक एंगल भी जनरली 5 से 15 डिग्री के बीच में हम लोग जनरली यूज करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा दो टर्मिनोलॉजी हम लोग देखें, एक बैक रेक एंगल और एक साइड रेक एंगल, जो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स के ऊपर हम लोग देखें।